एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। बरसों से चली आ रही ये प्रथा मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, एक राजा 100 रानियां रख सकता था। ये कहाँ का अन्याय था। अगर राजा ही 100 रानियां रखता था तो फिर प्रजा से तो पूछो ही मत। जिस राज्य में राजा ही ऐसा करता था फिर प्रजा तो खुलेआम करेगी ना। वो जब चाहे जितनी शादी कर सकते थे और अभी तक करते आ रहे हैं। ये समाज कितना अनजान बन जाता है। जब खुद पर बीतती है तो ये सब गलत लगती है, नहीं तो इसका बहिष्कार कोई नहीं करना चाहता। बस धर्म से जोड़ कर रख देते हैं कि मुसलमान है तो 4 शादियां कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हिंदू भाई भी कई शादियां करते हैं और उनका केस भी हजारों के तादाद में कोर्ट में पड़ा है। पर ये समाज वहीं का वहीं खड़ा है। बस इसे तो हिंदू मुस्लिम करवा लो। अरे ऐसे करने वालों, जरा हिस्ट्री उठाकर देखो, कितनी कितनी रानियां हैं राजाओं की। प्रजा तो फिर बात ही छोड़ दो। सारे धर्म में आदमी चाहे कितनी भी शादी कर सकता है, उस पर समाज ने कभी गंभीरता से कोई कानून नहीं बनाया। आज की कहानी मेरी कुछ ऐसे ही है जो आपके होश उड़ा देगी। मैं जिस बस में नौकरी करती थी उसका मालिक मुझे रोज तंग करता था कि मैं उससे शादी कर लूं और मैं नौकरी छोड़ना चाह रही थी कि एक दिन कंडक्टर एक लॉकेट देते हुए कहा, आज के बाद जब भी ये शादी करने को कहे तो उसे ये लॉकेट दिखा देना, ये शर्म से पीछे हट जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। तो मुझे शक हुआ और मैंने उस लॉकेट को खोल कर देखा। उसके अंदर एक तस्वीर थी और उस पर नजर पड़ते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो मैं। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मुझे नहीं मालूम था कि आज मेरे साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं घर से निकल गई थी कि जो होगा देखा जाएगा। अंधेरा ही अंधेरा। मैं डर भी रही थी कि आज न जाने मेरे बॉस का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा। आखिर मालिकों का व्यवहार नौकरों के साथ भी कैसा हो सकता है। जैसे ही मैं अपनी नौकरी पर पहुंची, फिर से मुझे उस आदमी की गंदी नजरों का सामना करना पड़ा और मेरा दिल चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मगर अपने आप को समझाती हुई अपने कामों में बिजी हो गई कि ये तो रोज का काम है। मगर आज तो हद हो गई। उसने मुझे आवाज देकर अपने पास बुलाया। मुझे लगा शायद कोई काम होगा, इसलिए उसकी बात सुनने चली गई। मगर उसके बाद उसने जो बात कही, उसने तो मेरे सर पर आसमान ही गिरा दिया। कहने लगा, तुम कब तक ये नौकरी करके अपने आप को परेशानी में डालती रहोगी। तुम मुझसे शादी कर लो। उस वक्त मेरा दिल यही चाहा कि मैं उसके मुंह पर 1-2 थप्पड़ लगा दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की। मगर मैं मजबूर थी। अगर ये नौकरी हाथ से चली गई तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैंने खुद को काबू करते हुए उसे कहा कि मैं ये नहीं कर सकती और चुपचाप वहाँ से चली आई। मैं एक बस में काम करती थी और मेरी तनख्वाह यहाँ पर बहुत अच्छी थी। लेकिन जब से मैं यहाँ पर नौकरी कर रही थी तब से बस सर्विस के मालिक श्यामलाल का व्यवहार मुझसे अजीब तरह का था। उसने आज तक कभी मुझसे कुछ कहा तो नहीं था, मगर उसकी नज़रें मुझे बहुत बुरी लगती थी और आज तो उसने मुंह से ही कह दिया था। और जब मैं बड़ी गंभीर से सोच रही थी, शायद मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। लेकिन नौकरी छोड़ती भी तो कैसे। नई नौकरी मिलने में न जाने कितना टाइम लग जाता और मैं अपने घर वालों को किस आसरे पर अपना ये नौकरी छोड़कर घर बैठ जाती। बस के जाने का वक्त हो गया था। मैं बस में अपनी सीट पर जाकर बैठ गई तो कंडक्टर अंकल मेरे पास आकर कहने लगे, तुमसे क्या कह रहा था श्यामलाल। कंडक्टर अंकल बहुत अच्छे थे और मेरा बिल्कुल बेटियों की तरह ही ख्याल रखते थे। इसलिए मैंने उन्हें साफ बता दिया था कि वो मुझसे शादी की बात कर रहा था और वे गुस्से में आ गए। मगर कुछ कहने के बजाय चुपचाप वहाँ से आ गए। आखिर वे भी मेरी तरह नौकरी ही कर रहे थे। आखिर वे कर भी क्या सकते थे। लेकिन कुछ देर के बाद वो मेरे पास आए और मेरे हाथ में एक लॉकेट देकर कहने लगे, तुम्हें ये नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज के बाद ये आदमी तुमसे शादी की बात करे तो तुम उसे ये लॉकेट दिखा देना, वह खुद ही पीछे हट जाएगा। मैंने शक के मारे वह लॉकेट को खोलने की कोशिश की। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उसे देखने से वह आदमी शर्म खा जाएगा। मगर उस वक्त कंडक्टर अंकल ने मुझे रोक दिया और कहने लगे, नहीं, तुम इस लॉकेट को नहीं खोल सकती। ये मेरी शर्त समझ लो। अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो आज के बाद तुमसे शादी की बात करे या तुम्हारे पीछे आए, वह चुपचाप लॉकेट खोलकर उसको दिखा देना, मगर खुद कभी मत देखना कि उसमें क्या है। मुझे कंडक्टर अंकल की बात बड़ी अजीब सी लग रही थी और सच बात कहूँ, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि ऐसा वैसा कुछ होगा जैसे वह कह रहे हैं।
लेकिन मैंने उनका दिल रखने के लिए वह लॉकेट अपने पास रख लिया। 2 दिन भी नहीं बीते थे कि श्यामलाल फिर से मेरे रास्ते में आ गया। मुझे कहने लगा कि तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकता हूँ। फिर तुम कहाँ जाओगी? और मैं ये कोशिश करूँगा कि तुम्हें कोई भी शहर में नौकरी ना दे। सोच लो फिर तुम क्या करोगी? तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल फटा जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं कि अचानक मुझे कंट्रैक्टर अंकल की बात याद आई और मैंने अपना किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। अपने पर्स से वह लॉकेट निकालकर उसके हाथ में रखते हुए कहा, तुम्हारे सब सवालों का जवाब ये है। अंदर ही अंदर मेरा दिल धड़क भी रहा था कि न जाने अब क्या कहेगा और क्या मजाक है ये। इस लॉकेट के देखकर वह कैसा फील करेगा, मगर उसके चेहरे की तरफ देखकर मैं चौंक गई। मैंने अपने दिमाग में भी नहीं सोचा था कि वाकई में कंट्रैक्टर अंकल की बात सच साबित हो जाएगी। उसने उस लॉकेट को खोल कर देखा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था और वे एक नज़र मुझे और एक नज़र लॉकेट को देख रहा था। और फिर एकदम से उसने वह लॉकेट मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, और भागता हुआ वहाँ से चला गया। मैं हैरानी से उसे देखती रह गई। ऐसा कैसे मुमकिन हो गया? काया कैसे पलट गई? उस लॉकेट में आखिर ऐसा क्या है जो उसने मुझे माफ़ी भी मांग ली और चला भी गया? मेरा दिल चाहा कि मैं उस लॉकेट को एक दफ़ा खोलकर देखूं, मगर कंट्रैक्टर अंकल से किया हुआ वादा याद आ गया। मैंने वह अपने बैग में रख लिया। अगले 2 दिन बाद बस मालिक मुझे नज़र ही नहीं आया और मैंने अपने भगवान की कृपा की। लेकिन ये भी सोच रही थी, अगर उसने दोबारा से शादी की बात की तो मैं क्या जवाब दूंगी? फिर तो मुझे वाकई में ये नौकरी ही छोड़नी पड़ेगी। मैं अपनी माँ के साथ जमुना पार झुग्गियों में रहा करती थी। हम दोनों एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया था, लेकिन 10वीं के बाद मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकी थी, इसलिए मैंने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी। लेकिन दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से ये भी मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ी तनख्वाह दी जाती थी। फिर मैंने अखबार में नौकरी का प्रचार देखा। बस के अंदर एक लड़की की ज़रूरत है। उनको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की की ज़रूरत भी नहीं थी। पहले तो मैंने सोचा मुझे ये नौकरी मिलेगी या नहीं, लेकिन फिर मैंने किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। वहाँ पर इंटरव्यू देने चली गई। मेरी खुशकिस्मती थी, मुझे वहाँ पर नौकरी मिल गई। मगर मेरा यहाँ पर नौकरी का पहला दिन था और पहला एक्सपीरियंस था। मगर तब भी कंट्रैक्टर अंकल की मेहरबानी थी कि उन्होंने मेरी सिफारिश करके मुझे नौकरी पर रखवा दिया। उनसे जब मैंने वजह पूछी कि आप तो मुझे जानते भी नहीं थे, तो इस नौकरी के लिए आपने कैसे मेरी सिफारिश कर दी, तो कहने लगे, मुझे तुम में अपनी बेटी नज़र आती है। बस इसलिए मैंने दिल से कहा कि उस लड़की को मदद की ज़रूरत है, तो मैंने मालिक से सिफारिश करके तुम्हें नौकरी पर रखवा दिया। उस दिन के बाद से मैं उन्हें अंकल कहने लगी थी। वे बहुत अच्छे थे और मुझे बेटी की तरह समझते थे, मगर मैं कभी कभार मुझे उनका व्यवहार कुछ अजीब सा लगता था, ऐसे जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हों। और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मुझसे कोई बात करना चाहते हों, मगर मेरे पास आकर रुक जाते थे और बात बदलकर कोई और बात शुरू कर देते थे। मैंने 1-2 बार उनसे पूछने का सोचा, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर कोई बात होगी तो वह खुद ही अच्छा टाइम देखकर कह देंगे। मुझे उनको तंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अक्सर जब मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती थी तो वह मुझे कहते थे कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने उन्हें कई बार की, आप मेरे घर के अंदर भी आइए, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाऊंगी, मगर वह मना कर देते थे। दरवाजे के बाहर से ही चले जाते थे। मेरी नौकरी को 3-4 महीने बीत गए थे। उन्होंने अब तक मेरी बहुत मदद की थी और मुझे हर मौके पर सहारा दिया था। और वे जब मुझे मालिक से बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आखिर कब तक ऐसा करते। आज तो न जाने उनके दिल में क्या आई। वह मुझसे माफ़ी मांग कर चला गया, मगर कल उसका फिर से वही व्यवहार हुआ तो मैं क्या करूँगी। मैं अपने बीमार माँ के लिए दवाइयों का बंदोबस्त और घर के किराए, राशन के लिए और भी बहुत सारी ज़रूरत जिनको अकेले पूरा करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने ठंडे दिमाग से फैसला किया और सोचा कि मुझे अपनी माँ के लिए कड़वा घूंट पीना ही होगा। आखिर मुझे शादी भी तो किसी से करनी है, तो इसी से क्यों ना करूं। मैं ये बात समझौता करने को तैयार हो गई थी। और जब मैं नौकरी पर आकर कंट्रैक्टर अंकल से इस बारे में बताया तो वह थोड़े गम में होकर कहने लगे, नहीं बेटी, ऐसा मत करना, भूल कर भी इस पाप के बारे में मत सोचना। मैं चौंक कर उन्हें देखा कि कैसा पाप। वह बिल्कुल स्टॉप हो गए और कहने लगे, नहीं,
वह तो पहले से ही शादीशुदा है। तुम किसी और लड़की पर सौतन बनकर जाओगी, ये पाप होगा ना। इसलिए कह रहा हूँ, उससे शादी का सोचना भी मत। मुझे लगा उन्होंने साफ तौर पर बात पलट दी है, लेकिन फिर मैंने पूछा अगर वह दोबारा से मुझे यही बात कहेगा तो मैं क्या कहूँगी। बहुत यकीन से कहने लगे, ऐसा नहीं होगा, अब कभी तुमसे ये बात नहीं करेगा, बल्कि वह तो तुम्हारे सामने नज़र भी नहीं उठा पाएगा। मैंने सोचा कि अब तो वह मेरे सामने आएगा, तभी पता चलेगा कि उसका व्यवहार मेरे साथ अच्छा हुआ कि नहीं। वह तो कितने दिनों से बस स्टैंड पर ही नहीं आ रहा था। 1 हफ्ते के बाद आखिर मैंने उसे देखा, और जब मैं बस में दाखिल होने लगी थी तो वह जल्दी से मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, मुझे तुमसे एक बात जरूरी करनी है, मेरी बात सुनो। इस पल उसकी नज़रें वाकई में झुकी हुई थी और वह मुझे नहीं देख रहा था। मैंने परेशान होकर पूछा, आपको क्या बात करनी है। उससे पहले मैं उसके साथ उसके दफ्तर में जाती, जल्दी से कंडक्टर अंकल बीच में आकर कहने लगे, बस के जाने का टाइम आ गया है, तुम जल्दी से चलो, सारे यात्री इंतजार कर रहे हैं। मेरी कोई बात सुनने बगैर मेरा बाजू पकड़कर मुझे बस के अंदर ले गए और उस वक्त बस चल पड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों नहीं चाहते कि मेरी उससे बात हो। मुझे कहने लगे कि जो लॉकेट मैंने तुम्हें दिया था वह तुम मुझे वापस कर दो। मैं चाहता था कि तुम्हारा काम हो जाए, वह तुम्हें परेशान ना करे, तो तुम्हारा काम हो गया है, तो अब तुम मुझे उस लॉकेट को वापस कर दो। मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह लॉकेट तो मेरे पर्स में था और वह पर्स आज मैं घर छोड़ आई हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं कल ला दूंगी। लेकिन मैं ये ज़रूर सोचने पर मजबूर हो गई थी, आखिर उन्हें उस लॉकेट की ज़रूरत क्या थी, आखिर उसमें ऐसा क्या था। शाम के 5 बज गए थे। मेरी शिफ्ट खत्म हुई और मैं अपने घर को जाने लगी तो मालिक फिर से मेरे रास्ते में आकर खड़ा था। मुझसे कहने लगा, मुझे बस तुमसे ये जानना है कि वह लॉकेट जो तुम्हारे पास था वह कहाँ से आया। मैंने झूठ तो नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से एकदम से निकल पड़ा कि वह लॉकेट मेरा नहीं। लेकिन आप उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं। मैंने उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हुई देखी। वह थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए कहने लगा, क्या मैं उस लॉकेट को एक बार फिर से देख सकता हूँ। मैंने उसे वही कहा जो कंडक्टर अंकल को कहा था, आज लॉकेट मेरे पास नहीं है, कल मैं लाऊंगी। और मैं वापस अपने घर के रास्ते पर चल पड़ी। रास्ते में यही सोचती रही, आखिर उस लॉकेट में ऐसा क्या है जो ये दोनों ही इस तरह पीछे पड़े हैं। मैंने अब तक उसे खोलकर देखा भी नहीं था, लेकिन मेरा शक अब लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। आखिर उसमें ऐसा क्या था। मैंने फैसला कर लिया था, घर जाते ही मैं उस लॉकेट को खोलकर देखूंगी, उसमें कौन सा ऐसा राज छुपा है जिसकी वजह से वह बिगड़ा हुआ आदमी सुधर गया। घर आते ही मैंने अपने पर्स से वह लॉकेट निकाला। उसको खोल कर देखा तो मेरी आंखों को यकीन नहीं आया। उसके अंदर जो तस्वीर थी वो मेरी माँ की थी। माँ के जवानी की तस्वीर थी। उस लॉकेट के अंदर क्या कर रही थी और वह लॉकेट अंकल के पास क्यों था। बहुत से सवाल ऐसे थे जिन्होंने मेरे दिमाग को उलझा कर रख दिया था। ये ऐसी समस्या थी, सुलझने के बजाय उलझती जा रही थी। अब कि मैंने गौर से उस लॉकेट को देखा था, मैं चौंक गई। मुझे खुद पर अफसोस हुआ, मैंने पहले उसे ध्यान से क्यों नहीं देखा था। शायद मैं अपनी परेशानियों में गौर नहीं कर पाई थी कि ये तो वैसा ही लॉकेट था जैसा कि मेरे गले में मौजूद था। शायद ये एक जैसे 2 लॉकेट थे। मेरे गले में जो लॉकेट था उसमें मेरे पापा की तस्वीर थी, और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। माँ की तस्वीर वाला लॉकेट अंकल के पास क्यों था। मेरा दिल चाहा कि मैं ये बात सीधा जाकर मम्मी से ही पूछ लूँ, लेकिन उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब थी और मैं उनको परेशान करना नहीं चाह रही थी। अब उन सब सवालों का जवाब तो अंकल ही दे सकते थे। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मैंने देखा कि वो कुछ दूर खड़े मालिक से बात कर रहे थे। उन दोनों का ध्यान दूसरी तरफ था और मैं जैसे ही उनके पास पहुंची तो अपना नाम सुनकर चौंक गए। कंडक्टर अंकल से कह रहे थे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अगर ये राज आपकी माँ को पता चल गया तो आप भी जानते हैं कि वह क्या कर सकती है। मैं नहीं चाहता उस बच्ची के सामने कोई भी बात आए। अगर आपको उसकी मदद करना ही है तो उसको अपने दफ्तर में नौकरी दे दे। इससे पहले कि वे दोनों मुड़ते मैं वहाँ से चली आई और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये मेरे बारे में बात क्यों कर रहे हैं। कौन सा ऐसा राज है जो मुझे पता नहीं चलना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे चुप होकर हालात को समझना चाहिए, जो भी होगा वह सामने ही आएगा। कुछ देर के बाद मालिक श्यामलाल मेरे पास आकर कहने लगा, तुम अच्छी लड़की हो, तुम ये बस की नौकरी के लिए नहीं हो। मैं आज से तुम्हें अपने दफ्तर में नौकरी दे रहा हूँ। मैंने आज से पहले तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया था
मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी ऐसा कर क्यों रहा है। अंकल और मालिक के बीच में किस राज की बात हो रही थी जो मुझे मालूम नहीं था। खैर मैंने हाँ कर दी थी और उनका दफ्तर ज्वाइन कर लिया था। मुझे तो कुछ भी नहीं करना था और ना ही मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नौकरी दी गई और मेरा सैलरी भी इतना अच्छा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। शायद मालिक अपने किए पर पछता रहा था, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि कुछ तो है जिसे जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मालिक का व्यवहार मेरे साथ हमदर्दी वाला हो गया था। मुझे लगता ही नहीं था कि वही आदमी है जो कभी मुझे शादी के लिए तंग कर रहा था। दफ्तर में भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सब ठीक ही रहता, ऐसा कहाँ लिखा था। एक दिन मैं नौकरी से वापस घर आ रही थी कि अचानक ही रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और जब तक मैं कुछ समझ पाती उन लोगों ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक आलीशान महल में पाया। मुझे होश में आता देखकर एक नौकरानी जल्दी से किसी को बुलाने भागी। थोड़ी ही देर के बाद मैंने अपनी माँ के उम्र के बराबर एक औरत को आते देखा, जिसने साड़ी पहनी हुई थी और गले में बहुत सारे जेवर भी लगा रखे थे, जैसे वह किसी हवेली की मालकिन हो। लेकिन उसने मुझे क्यों किडनैप किया था? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुम क्या समझती हो कि मेरे बेटे के आगे पीछे घूमोगी फिरोगी, उसके दफ्तर में नौकरी कर लोगी तो क्या मैं तुम्हें अपनी बहू मान लूंगी? तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ जो अमीर लड़कों को फंसा लेती हैं और ये भी नहीं सोचती कि शादीशुदा आदमी पर डोरे डालना कितना गलत है। उनकी बातों से अब मुझे पता चला कि शायद वो मालिक की माँ थी और वह ये समझ रही थी शायद मैं उनके बेटे के पीछे हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपको ये सब मेरे बारे में किसने बताया? तो कहने लगी, दफ्तर मेरे बेटे से पहले मेरा है और मुझे सबकी खबर होती है दफ्तर में क्या हो रहा है। तो तुम क्या समझती हो कि तुम जो करती रहोगी मुझे खबर नहीं हो पाएगी? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। आप गलत समझ रही हैं, मेरा आपके बेटे से कोई लेना देना नहीं है। तो कहने लगी, फिर तुम ही बताओ कि 10वीं पास लड़की को इतनी अच्छी तनख्वाह कौन देता है? इस बात पर मैं चुप हो गई, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो गए। उसी वक्त जब मेरे गिरबान को पकड़कर झटक दे रही थी तो उसकी नज़र मेरे लॉकेट पर पड़ी और एकदम से वह चौंक गई और एक झटके से लॉकेट मेरे गले से निकाल लिया और उसको खोलते ही मैंने देखा उस औरत के रंग उड़ गया और वो फटी हुई आवाज़ में कहने लगी, ये कौन है और ये लॉकेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तो मैंने वह लॉकेट उससे छीनते हुए कहा, ये लॉकेट वापस कीजिए, ये मेरे पापा की तस्वीर है। मैं एकदम से उसे सफ़ेद पड़ते हुए देखा। वह जैसे ही गिरने को हो गई थी पूछने लगी, क्या तुम दीपा हो और तुम्हारी माँ का नाम लाजवंती है? मैं हैरान रह गई कि उसे कैसे मालूम कि मेरी माँ का नाम क्या है। उस टाइम में अपने सामने श्यामलाल को आते हुए देखा और वह भागता हुआ आया और अपनी माँ को कहने लगा, आपने उसको क्यों कैद कर लिया है? आप जानती भी है ये कौन है? तो वह औरत कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, ये मेरी बेटी और तेरी बहन है। ये शब्द सुनकर उसका बेटा तो हैरान ही हो गया। शायद वह पहले ही जानता था, मगर मेरे लिए ये इतनी हैरान करने वाली बात थी। मेरा तो पूरा बदन ही जैसे लड़खड़ा गया। वह औरत क्या कह रही थी? वह मेरी माँ कैसे हो सकती थी? मेरी माँ तो बीमार घर में पड़ी हुई थी। वह कहने लगी, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारी बदकिस्मत माँ हूँ जिसने अपने फ़ायदे के खातिर अपनी ही बेटी को कुर्बान कर दिया। फिर वह मुझे अपनी कहानी सुनाते हुए कहने लगी, हम बहुत ज़मीन जायदाद वाले थे। यहाँ एक रिवाज था एक से ज़्यादा शादी करने का, इसलिए मेरे पति की 2 शादियाँ हुई और एक ही दिन पर हम दोनों दुल्हनें बनकर इस घर में उतरी थीं। और मैं तुम्हारी माँ लाजवंती से आपस में सगी बहनें तो नहीं, पर एक दूसरे को जानते थे। दोनों ही एक साथ खेलकर बड़े हुए थे, बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और हम दोनों की शादी एक ही आदमी से तय हो चुकी थी। मैं जानती थी कि हमसे जो पहले बेटे को जन्म देगा वही इस हवेली का वारिस बनेगा और उसकी माँ हवेली की बड़ी मालकिन कहलाएगी। मैं यही चाहती थी पहले मेरे घर में बेटा पैदा हो, लेकिन वह भी बदकिस्मत थी कि हम दोनों एक ही वक्त में प्रेग्नेंट हो गए थे। मुझे यही डर लगा रहता था कहीं मेरे कोख में बेटी ना हो, तुम्हारी माँ के कोख में बेटा ना हो, नहीं तो सारी उम्र के लिए उसके सामने छोटी पड़ जाऊंगी और वही बड़ी बहू बनकर हमेशा के लिए सबकी नज़रों में ऊंची हो जाएगी।
इसलिए मैंने डॉक्टर को बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि अगर मेरे घर में बेटी पैदा हुई और लाजवंती के घर में बेटा पैदा हुआ तो बच्चे बदल लेना। ऐसा ही हुआ। मैंने एक बेटी को जन्म दिया और लाजवंती ने एक बेटे को जन्म दिया और लाजवंती के बेटे श्यामलाल को डॉक्टर ने मेरे कहने के हिसाब से हम दोनों के बच्चे बदल दिए गए। यूँ मैंने श्यामलाल को अपना बेटा बना लिया। सब मुझे बड़ी बहू कहने लगे और मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई। लाजवंती बहुत अच्छी थी। उसने मुझसे कभी मुकाबला करने की कोशिश नहीं की थी। वह मेरी बेटी यानी तुम्हारे साथ भी बहुत खुश थी, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन मैं अपने लालच में इस तरह अंधी हो गई थी कि तुम्हारा भी नहीं सोचा और मुझे यही ख्याल सताता रहा, अगर लाजवंती दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो अब कभी भी मां नहीं बन सकती थी। डिलीवरी के टाइम मेरे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए मेरे बच्चेदानी निकालना पड़ा था और मैं अब बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने लाजवंती का वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाह रही थी। इसलिए मैंने उस पर इल्ज़ाम लगवाकर उसे घर से निकलवा दिया। इतने सालों में मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। हाँ, कभी कभी मुझे ख्याल आता था कि शायद मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत कर दिया। न जाने अब वो मेरी बेटी को किस हाल में पाल रही होगी। और आज देखो 24 साल के बाद मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी है। श्यामलाल कहने लगा, मुझे उसकी हकीकत पहले से ही पता था। मेरे पापा की एक और पत्नी भी थी। पापा ने मुझे उनकी तस्वीर भी दिखाई थी और मुझे ये भी मालूम था कि वो मेरी बहन को लेकर इस घर से चली गई। इसलिए तो जब मैंने वह लॉकेट तुम्हारे पास देखा जिसमें मेरी माँ की तस्वीर थी तो मैं चौंक गया और मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा हूँ, ये सब तो ठीक था, मगर मुझे अभी भी ये सवाल खटक रहा था। ये लॉकेट तो मुझे कंट्रैक्टर अंकल ने दिया था, उनके पास कहाँ से आया? मैंने उसी वक्त उनको बुलवाकर पूछा। पता चला कि बरसों पहले जब मेरी माँ घर से निकली थी तब अंकल मेरे पापा के ड्राइवर थे। लॉकेट सोने का था, माँ ने उन्हें दिया था वह बेचकर उनको पैसे लाकर दे, मगर अंकल ने वह लॉकेट नहीं बेचा था और माँ को पैसे दे दिए थे। जब सालों के बाद मैं बस में नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने आई तो मेरे गले में वह लॉकेट से उन्होंने पहचान लिया कि मैं कौन हूँ और तभी से उन्होंने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैं उनके मरे हुए मालिक की बेटी हूँ। ये सब हकीकत जानने के बाद मैं एक अमीर खानदान की बेटी हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था मैं उसको स्वीकार कर लूँ। श्यामलाल ने एक बार फिर मुझसे माफ़ी मांगी। वह अपनी माँ यानी कि जो असल में मेरी माँ थी, उस समेत सभी लोगों ने मेरी माँ से माफ़ी मांगने लगे। मेरी माँ ने अपनी सौतन को इसलिए माफ़ कर दिया क्योंकि वह मेरा भविष्य देखना चाहती थी और मेरी शादी किसी अच्छे खानदान में करवाना चाहती थी, इसलिए दोबारा से इस घर में वापस चली आई थी, वरना उनके लिए आसान नहीं था उनको माफ़ करना। मगर शायद दुनिया उन्हीं जैसे अच्छे लोगों की वजह से चलती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।